नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी बीकानेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर पालिका एक्ट के तीसरे अध्याय के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? तीसरे अध्याय के बारे में, जिसकी धारा संख्या 51 से लेकर के 66 तक हमें पढ़नी थी। कल मेरे हिसाब से अपन 60 धाराएं पढ़ चुके हैं, तो आज अपन 61वीं धारा पढ़नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो धारा 61 में क्या लिखा हुआ है? धारा 61 में सिंपल सी बात लिखी हुई है कि आप क्या करोगे, आपका जो भी कोई काम है, समितियों के निर्माण को छोड़ करके नगर पालिका कोई भी शक्ति या कोई भी कर्तव्य कार्यकारी कोई भी कार्य होगा वो क्या कर सकते हैं, समितियों को दे सकती है। सिंपल सा फंडा समझने के मतलब ये है कि नगर पालिका का कोई काम है वो क्या कर सकती है, आगे समितियों को दे सकती है। कौन सा काम नहीं दे सकती है कि भाई नई समिति बनाना, उस काम को छोड़ करके सारे काम क्या कर सकती है, वो आउटसोर्स कर सकती है, किसी आगे बंदे को दे सकती है। और उसके बाद वही बोल वचन वाली बातें वापस से, अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष भार संभालेगा। यदि कोई उपाध्यक्ष नहीं है तो किसी सदस्य के ऊपर भार दिया जा सकता है। अच्छा, अगर मान लो अध्यक्ष है वो कोई रिजर्व कैटेगरी का है। रिजर्व कैटेगरी कैसे कि वो बंदा क्या है कि SC ST का बंदा है। ठीक है, तो जब वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह दूसरा बंदा कोई अध्यक्ष पद पे आएगा, वो भी उसी कैटेगरी का होना चाहिए। क्या लिखा है? यदि अध्यक्ष आरक्षित श्रेणी का है तो उसी वर्ग के सदस्य को प्रभार दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग महिलाओं के लिए हो सकता है, SC ST की महिला के लिए हो सकता है, या फिर केवल महिला के लिए हो सकता है ना, OBC की महिला के लिए हो सकता है। तो अगर महिला के लिए आरक्षित सीट है तो महिला को दी जाएगी। अगर SC ST की महिला के लिए तो SC ST की महिला के लिए दी जाएगी। अगर SC ST के पुरुष के लिए तो SC ST के पुरुष को ही दी जाएगी उसके अंदर। यहाँ तक बात समझ गए? अब अच्छा, अगर मान लो कोई महिला के लिए सीट है कि OBC की महिला के लिए ये सीट रिजर्व थी, अध्यक्ष बनाया गया था उस टाइम पे किस समिति का। अच्छा, उस समिति के अंदर उसके बाद में और कोई महिला ही नहीं है, तो फिर किसको बनाया जाएगा? तो भी क्या किया जा सकता है, फिर आप किसी को बना सकते हो। यदि एक ही वर्ग का सदस्य उपलब्ध न होने पर कोई भी सदस्य जिसे नगर पालिका उचित समझे बनाया जा सकता है। तो जाएगी थी बात है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। धारा 62। धारा 62 में क्या है? नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियां उनके सदस्यों की निर्भरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए नगर पालिका में किसी बंदे ने कोई काम किया, जैसे मान लो मैं एक नगर पालिका का सदस्य हूँ या अध्यक्ष हूँ, है ना। अब मैंने क्या किया, नगर पालिका में काम करूंगा, अभी 5 साल के लिए मेरे को टाइम मिला हुआ है। मैंने क्या किया, 3 साल तक कोई काम करता गया, मैं काम किए, खूब सारे काम किए मैंने। अब 3 साल बाद मैं किसी कारण से कदाचार का आरोप लग जाता है, या फिर मैं अनसाउंड माइंड हो जाता हूँ, या फिर अगर अपन बात करें मैं दिवालिया हो जाता हूँ, या किसी भी कारण से मैं अयोग्य घोषित हो जाता हूँ सदस्यता पद से, तो मेरी सदस्यता तो चली जाएगी। या मैं किसी अध्यक्ष पद पे हूं तो वो अध्यक्ष पद चला जाएगा, सदस्यता भी चली जाएगी। लेकिन उससे पहले मैंने जितने भी काम किए हैं उन कामों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगे। समझ गए? यानी कि अगर कोई सदस्य है और अगर वो सदस्य क्या हो जाता है, किसी वजह से अयोग्य घोषित हो जाता है, तो उसके बाद में उसके द्वारा किए गए कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे। यही सिंपल सी लाइन लिखी है। किसी भी सदस्य की अयोग्यता नगर पालिका या समितियों द्वारा पहले के किए गए किसी भी कार्य की कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेंगे। यदि कोई सदस्य चुनाव याचिका के बाद अयोग्य घोषित किया जाता है तो पहले के कार्य या कार्यवाही वैध रहेगी। नोटिस की तामील में अनियमितता से नगर पालिका या समितियों की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। नोटिस की तामील मतलब, फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें सिंपल सा कि जैसे जो नोटिस है, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उस समय पे क्या किया जाता है, आमतौर पे सबको नोटिस भेजा जाता है कि ऐसे करके ऐसी मीटिंग है। अच्छा, मान लीजिए कोई नोटिस नहीं भेजा गया, तो कोई सदस्य बाद में आकर के कहे कि भाई मेरे को नोटिस नहीं भेजा गया था, कार्यवाही विधिवत रूप से हुई थी लेकिन मेरे को क्या नोटिस नहीं भेजा गया था, अब मैं क्या करूं, अगर नोटिस नहीं भेजा गया था तो वो उस कार्रवाई को रद्द करें? तो नहीं भाई, अगर विधिवत रूप से मीटिंग बुलाई गई है, सारा काम मीटिंग में विधिवत रूप से हुआ है, लेकिन अगर नोटिस नहीं भेजा गया है या किसी वजह से उसमें अनियमितता आ चुकी है तो उससे भी कार्य प्रभावित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कार्य प्रभावित नहीं होंगे। रिक्ति के दौरान शेष सदस्य कार्रवाई जारी रख सकते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके बाद अलग से जो भी सदस्य है वो क्या कर सकते हैं, कार्रवाई को आगे अंजाम दे सकते हैं। तो धारा 62 समझ में आई। अब जितनी भी धाराएं हैं ज्यादातर क्या समझ वाली धाराएं हैं, आपको चीजें पता होनी चाहिए। चीजें क्या पता होनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया तो उसके बाद जो उसने पहले काम किया, क्या वो काम भी अवैध घोषित हो जाएंगे? क्या होगा उसके अंदर? तो वही अवैध घोषित नहीं होंगे, सिंपल सी बात। यदि कोई सदस्य चुनाव याचिका के बाद खारिज होता है, मतलब उस पर यह आरोप लगा है कि उसने चुनाव में गड़बड़ी की है, तो चुनाव याचिका लगी हुई है,
और जिला मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, उसको बाद में फैसला सुना देता है कि भाई नहीं, ये तो अयोग्य था, इसको नहीं करना चाहिए। तो क्या उसके बाद में हम उसके द्वारा किए गए काम अवैध घोषित करेंगे? तो नहीं भी, उस समय पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, विधिवत रूप से कोई मान लो नोटिस भेजना था, लेकिन नोटिस भेजना भूल गए और हमने क्या किया, बाकी सदस्य आगे मीटिंग कर ली और हमने कोई कार्य को अंजाम दे दिया, कोई काम कर लिया, तो भाई अगर ऐसा भी होता है तो अगर विधिवत रूप से मीटिंग बुलाई गई है तो सारे सारे काम मानने जाएंगे। ठीक है, यहां तक बातें समझ आएगी। धारा 62। धारा 63, नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होना। मतलब नगर पालिका, सिंपल सी बात है कि अगर नगर पालिका से संबंधित कोई खर्चा हो रहा है तो खर्चा देगा कौन? नगर पालिका देगी खुद, है ना भाई। नगर पालिका टैक्स कलेक्ट इसलिए तो करती है ताकि वो अपने खर्चे निकाल सके। तो अगर नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई खर्चे कर रहा है तो किससे दायी होंगे? कौन देगा इन खर्चों को? नगर पालिका देगी। हाँ, अपने पर्सनल खर्चे नहीं, है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आमतौर पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य किसी भी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी नहीं होगी। वे अपने कदाचार या गलत आवेदन के कारण हुए नुकसान के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। उनकी लापरवाही के कारण होने वाले नुकसान के लिए वे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित जिम्मेवार होंगे। नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होना, मतलब जितने खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे किसके द्वारा होंगे? नगर पालिका के द्वारा होंगे। लेकिन अगर कोई अपव्यय हो रहा है या कोई अगर मान लो कोई नुकसान कर रहे हैं, मतलब कदाचार कर रहे हैं, उस समय पे जितना भी खर्चा होगा या जितना भी नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक तो वहां का अधिकारी और एक दूसरा बंदा कौन होगा? जो सदस्य पर्टिकुलर सदस्य है वो। अगर कोई नुकसान करता है धक्के से तो वो होगा। आगे चीज समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। धारा 64, नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा के हित नहीं रखना। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा अधिकारी हो, कोई भी ऐसा सदस्य हो, वो कोई भी अगर ठेके पे कोई काम करवाया जा रहा है तो उसके अंदर भाई उसका जानकार बंदा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे को पता है कि यार ये तगड़ा काम है, इसके अंदर पैसे खूब बनाए जा सकते हैं, बीच में खूब सारे पैसे बन सकते हैं, तो मैंने वो ठेका क्या कर दिया, अपने भाई को दिला दिया, छोटे भाई को दिला दिया कि भाई अब तू क्या क्या कर यहाँ पे इसको संभाल। तो छोटे भाई को दिला दिया, इससे क्या हो जाएगा, मेरा हित कहीं ना कहीं छुपा हुआ इसके अंदर। इसलिए इन्होंने पहले से रोक दिया इस चीज के लिए कि आप क्या नहीं करोगे, किसी भी ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अनुबंध में रुचि रखता हो, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या हो, उसकी रुचि हो। सिंपल सी बात है। धारा 64, 65, 65 नंबर धारा, नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शासक, यानी कि इसमें यह बताया गया है अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसने नगर पालिका के अंदर कोई अनुबंध है और उसके अंदर पाया जाता है कि इसकी रुचि है इसके अंदर, मतलब इसने कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला कर रखा है, तो उस समय पे क्या होगा, यदि किसी अनुबंध में सदस्य का हित हो तब क्या होगा, 5,000 रुपए तक का क्या लगाया जाएगा इसके अंदर, जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि किसी अनुबंध में अधिकारी का हित हो तो उसमें 5,000 रुपए तक का जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? एक तो यदि किसी अनुबंध में सदस्य का हित हो, उस समय पे क्या होगा, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यदि किसी अनुबंध में अधिकारी का हित हो तो उस समय पे क्या होगा, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सिंपल सी बात अपने की समझने की इतनी है। समझ आ गया? धारा 65, धारा 65 क्या कह रही है, अगर मान लो कोई सदस्य है वो इस इन्वॉल्वमेंट उसकी पाई जाती है तो उस पर क्या होगा, 5,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ जुर्माना होगा। और यदि कोई अधिकारी है, जैसे कोई मान लो ईओ साहब है ना, आरओ साहब है, इनमें से कोई एक अधिकारी है, वो इस अनुबंध में पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या होगा, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी इसके साथ में की जाएगी इसके ऊपर। समझाई थी चीजें? धारा 66, सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। सिंपल सी बात ये कही गई है कि जितने भी नगर पालिका के सदस्य होंगे उनको एज ए लोक सेवक माना जाएगा। लोक सेवक मतलब जो सरकार के तहत काम करते हैं, जिनको हम गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं उनके हिसाब से माना जाएगा इनको। जैसे अगर मान लो कोई पद है जिसपे लोक सेवक पद धारण नहीं कर सकते हैं तो वो भाई इसके अंदर अब ये क्या माने जाएंगे, लोक सेवक माने जाएंगे। कौन कौन लोक सेवक माने जाएंगे? चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका के सदस्य हो, या किसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो व्यक्ति हो, ये निम्नलिखित हुआ है। निम्नलिखित को आईपीसी के तहत लोक सेवक के रूप में माना जाएगा नगर पालिका के सदस्य, अधिकारी, सेवक या फिर कर्मचारी, या म्युनिसिपलिटी टैक्स के उद्ग्रहण या पट्टेदार के सेवक। सिंपल से इसके अंदर क्या बात कही गई है कि कई बार क्या होता है, नगर पालिका को टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसी बंदे को रखा होता है उन्होंने, ये बंदा क्या करेगा, हमारे टैक्स कलेक्शन का काम किया करेगा, उसको ठेका दिया जाता है। तो ऐसे बंदों को भी क्या माना जाएगा, लोक सेवक ही माना जाएगा। तो धारा ये क्या खत्म होती है, 66 खत्म होती है।